हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल सिक्स अलायंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम भारतीय संविधान की सीरीज़ के तहत वो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के बारे में देखेंगे कि इनसे संबंधित है वो संविधान में क्या प्रावधान है और समय समय पर इसमें क्या संशोधन किए गए और इसके कार्य क्या है और इसकी संरचना कैसी है, इसके सदस्यों की है वो नियुक्ति कैसे की जाती है। और पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने महत्वपूर्ण आयोग और देख लिए थे और होपफुली पिछले सारे लेक्चर आपको पसंद आ रहे होंगे। और अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। और यहाँ पे हमारा डेली करंट अफेयर्स का है वो सेशन रहते हैं, जो एक रहता है एमसीक्यू बेस्ड और एक रहता है डिस्क्रिप्टिव। उसके बाद में है पॉलिटी है वो अल्टरनेटिव डेज पे चलता है। और वीकली एमसीक्यूज़ का रिवीजन होता है जो कि करंट अफेयर पे बेस्ड होता है, हर संडे को 12 बजे होता है। तो आज हम देखते हैं कि राष्ट्रीय मानवाधिकार से संबंधित कौन कौन से वो प्रावधान भारतीय संविधान में है। तो सबसे पहले बात की जाए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ ये ध्यान रखनी, जैसे ही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का ये लेक्चर कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आपको राज्य मानवाधिकार आयोग पढ़ा था, उससे है वो कंपेरेटिव स्टडी करनी है। जैसे हमने संघ लोक सेवा आयोग देखा था, राज्य लोक सेवा आयोग देखा था, उसमें ये देखा था कि आप सदस्यों की नियुक्ति कैसे की जाती है, नियुक्ति से संबंधित क्या प्रावधान है, संरचना कैसी है और उनसे संबंधित अन्य प्रावधान क्या है, कार्य क्या है। तो उसका एक कंपेरेटिव स्टडी करनी है जिससे कि ये आइडिया लग जाए कि इनमें है वो मेनली वो डिफरेंस क्या है। तो उसी प्रकार से हम देखेंगे कि राष्ट्रीय मानवाधिकार जैसे हम देखेंगे इसमें है वो इसकी संरचना कैसी है, स्थापना कैसे की गई इसकी, क्या ये संवैधानिक आयोग है या सांविधिक आयोग है और इसमें कितने सदस्य होते हैं, उनकी सदस्यों की नियुक्ति कैसे की जाती है, किनके द्वारा की जाती है। तो ये जितने भी प्रावधान है उसको है वो कंपेरेटिव स्टडी में लेना है, क्योंकि यहाँ पे राष्ट्रीय मानवाधिकार पढ़ेंगे उसके साथ साथ में है आपको राज्य मानवाधिकार आयोग को भी देखना है, ताकि उसमें है वो जितने भी अलग फैक्ट होंगे वो अलग, जो कॉमन फैक्ट होंगे वो कॉमन फैक्ट चलेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की। तो हम ये देखेंगे कि ये आयोग किस प्रकार का है, संवैधानिक है या सांविधिक है। संवैधानिक और सांविधिक में हमने पहले फ़र्क देख लिया था। संवैधानिक वो होंगे जो कि मूल संविधान में है वो उल्लेख किया गया जिनका, और सांविधिक या गैर संवैधानिक वो होंगे जिनका है वो संसद द्वारा कोई अधिनियम बना के उसका आयोग का है वो गठन किया गया है, वो गैर संवैधानिक हो जाएंगे। तो सबसे पहले बात की जाए कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग इसकी है वो स्थापना कैसे की गई। तो ये एक प्रकार का गैर संवैधानिक, गैर संवैधानिक या इसको बोलेंगे सांविधिक। ठीक है, गैर संवैधानिक या सांविधिक क्यों बोलते हैं इसको, तो इसका है वो गठन हुआ था, गठन मानवाधिकार, गठन मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम। ठीक है, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत गठन। ठीक है, 1993 के तहत गठन किया गया। इसमें यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना है, कहीं की जगह 2006 लिखा था, 2006 में इसका है वो अमेंडमेंट किया गया, नहीं संशोधन किया गया इसमें। जो गठन की बात की जाए तो गठन हुआ था मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में, इसीलिए गैर संवैधानिक या सांविधिक आयोग है, न कि संवैधानिक है। ठीक है, तो इस चीज़ का है वो ध्यान में रखना है। अब मानवाधिकार का है वो महत्व, जो मेन उद्देश्य है वो है, उद्देश्य की बात करें, ठीक है, तो उद्देश्य है मानव के अधिकारों की रक्षा करना व समय समय पर सलाह देना। ठीक है, समय समय पर है वो सलाह देना। तो मेनली काम है वो हो जाएगा इनका, मानवाधिकार आयोग का काम है मानव के अधिकारों की रक्षा करना और समय समय पर है कुछ उपयोगी सलाह देना, जिससे कि मानवाधिकार का जो मेन उद्देश्य है उसकी है वो पूर्ति हो जाए। तो इसके वो उद्देश्य और कौन कौन से हैं जैसे देखते हैं। ठीक है, पहला हमने देख लिया कि मानव के अधिकारों की रक्षा करना और समय समय पर है वो सलाह देना। इसके बाद देखते हैं, यदि अधिकारों का अतिक्रमण हो
तो सरकार का उस ओर ध्यान दिलाना, सॉरी, ठीक है, ध्यान दिलाना। तो ये इसका है वो दूसरा प्रमुख कार्य हो गया, ठीक है। तीसरा, इसके लिए वो कंटिन्यू हमने देख लिया था, प्रयास करना। तो ये चीज़ें है वो इसका मेन उद्देश्य के लिए कि मानव के अधिकारों की रक्षा और समय समय पर उपयोगी सलाह देना। यदि अधिकारों का अतिक्रमण हो रहा है तो सरकार को उस ओर है वो ध्यान दिलाना, ठीक है। अब बात करते हैं संरचना कैसी है, ठीक है। संरचना, या इसको संगठन भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब संरचना में देखते हैं कि कितने सदस्य हैं। तो सबसे पहले तो बात करना है कि ये बहुसदस्यीय है, ठीक है, बहुसदस्यीय संस्था। सबसे पहले तो ये बात होगी कि ये एक बहुसदस्यीय संस्था है। अब इसमें अध्यक्ष समेत कितने सदस्य होते हैं, ठीक है। अध्यक्ष समेत कितने सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष, ठीक है। एक तो अध्यक्ष होते हैं, 4 सदस्य, 4 सदस्य, ठीक है। बहुसदस्यीय संस्था 1+4, ठीक है, 1+4। अब यहाँ पे है वो कई बार है वो की वर्ड का है वो ध्यान में रखना है कि इसमें ये अगर पूछे कि कुल सदस्य संख्या कितनी है तो 5 हो जाएगा, और सिर्फ सदस्य संख्या पूछे तो 4 हो जाएगा, क्योंकि कुल में है वो अध्यक्ष भी शामिल हो जाता है। और सिर्फ सदस्य पूछे तो उसमें 4 सदस्य होगा, और कुल सदस्य संख्या पूछे तो उसमें अध्यक्ष समेत है वो 5 हो जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशंस क्या है इनकी। अध्यक्ष कौन बन सकता है, ठीक है, अध्यक्ष। तो अध्यक्ष, इसमें एक चीज ध्यान रखनी है कि जो अध्यक्ष होगा ये भारत का सेवानिवृत्त, भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश यानी सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट यानी CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी जो सेवानिवृत्त होने चाहिए। यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना, कार्यरत नहीं आएगा, यानी जो अभी कार्यरत है वो नहीं आएंगे, बल्कि सेवानिवृत्त ही आएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं हम क्वालिफिकेशन सदस्यों की, ठीक है। सदस्यों में सदस्य कितने, 4 है टोटल, ठीक है। एक सदस्य ये हो जाएंगे उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश, ठीक है, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश। इसमें एक चीज ये ध्यान रखनी है, कार्यरत और सेवानिवृत्त, कार्यरत और सेवानिवृत्त ये दोनों ही हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने देखा था कि केवल सेवानिवृत्त ही आएंगे, जो मुख्य न्यायाधीश होंगे वही अध्यक्ष पद पर काबिज होंगे। सदस्यों में यह कि कार्यरत भी हो तो चलेगा, अगर सेवारत हो तो भी, सेवानिवृत्त हो तो भी चलेगा। तो ये हमने है वो पहले सदस्य की क्वालिफिकेशन देख लिया। दूसरे सदस्य की बात की जाए, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। यहाँ पे सेम वही चीज, सेवारत या कार्यरत इसको बोल देते हैं वो बेटर रहेगा, कार्यरत और सेवानिवृत्त ये भी दोनों ही बन सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में तीसरा सदस्य, 3rd and 4th, ठीक है। 3rd and 4th में ये रखा गया है कि इसको है वो मानवाधिकार मानवाधिकारों से संबंधित कार्यानुभव, ठीक है। इनको है वो मानवाधिकार से संबंधित कार्यों करने का है वो अनुभव होना चाहिए। तो ये आ जाएगा 3rd and 4th मेंबर, ठीक है। हमने टोटल देखा था कि इसमें टोटल कितने होते हैं, एक अध्यक्ष, 4 सदस्य, ठीक है। अध्यक्ष
भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होगा। सदस्यों की बात की जाए 4 सदस्य होंगे। उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश, ठीक है, या मुख्य नहीं, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश कार्यरत और सेवानिवृत्त दोनों चलेगा, लेकिन अध्यक्ष में केवल सेवानिवृत्त की नियुक्ति की जाती है। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो कि कार्यरत और सेवानिवृत्त दोनों होने चाहिए। यहाँ पे न्यायाधीश नहीं है, मुख्य न्यायाधीश है, ध्यान रखना, ठीक है। मानवाधिकार से संबंधित है वो कार्यानुभव, ठीक है। जिन 2 व्यक्तियों की नियुक्ति की जाएगी उनको है मानवाधिकार से संबंधित है बहुत महत्वपूर्ण कार्यानुभव होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं पदेन सदस्य। पदेन सदस्य, ठीक है, 4 इनके हैं वो पदेन सदस्य। तो 4 पदेन सदस्य कौन कौन से हैं? पहला बात कीजिए, 4 पदेन सदस्य है, ठीक है। तो पहला हो जाएगा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, ठीक है, ये फर्स्ट हो गया। और दूसरे की बात की जाए राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, ठीक है। अब तीसरा बात की जाए, 2 ये हो गए। तीसरा जो होगा, तीसरा और फोर्थ दोनों लिखते थे, आयोग, ठीक है, अनुसूचित जाति एवं जनजाति। तो इनके अध्यक्ष है वो इनके पदेन सदस्य होंगे, ठीक है, इनके वो अध्यक्ष पदेन सदस्य होंगे, ठीक है। तो ये है वो अंशकालिक होते हैं, पूर्णकालिक हमने पहले बात कर रखी है, ठीक है। तो ये है वो संरचना होती है, ठीक है। अब मान लो नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, ठीक है। नियुक्ति, ठीक है, नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है। अब राष्ट्रपति को है वो इसकी सलाह दी जाती है प्रधानमंत्री के द्वारा, ठीक है, सलाह दी जाती है जो प्रधानमंत्री द्वारा, और प्रधानमंत्री की है वो अध्यक्षता में ही समिति होती है। सलाह प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गठित समिति द्वारा, गठित समिति द्वारा सिफारिश, उसके आधार पर राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। अब देखते हैं समिति में, समिति, ठीक है। अब देखते हैं समिति में कौन कौन से सदस्य होते हैं। तो सबसे पहले बात कीजिए, ठीक है, 1 नंबर पे इसमें होंगे प्रधानमंत्री, ठीक है, 1 नंबर पे प्रधानमंत्री। दूसरा लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है, दूसरे नंबर पे लोकसभा अध्यक्ष। तीसरे में राज्यसभा के उपसभापति, राज्यसभा के उपसभापति, ठीक है, ये थर्ड हो गया। फोर्थ की बात की जाए, अब यहाँ पे 3 मेनली तो हमने देख लिए, ठीक है। विपक्षी दल के नेता, दोनों सदनों के, ठीक है, दोनों सदनों के विपक्षी दल के नेता। उसके बाद में आएंगे केंद्रीय गृह मंत्री, ठीक है। तो ये है वो सलाहकारी समिति है जिसमें कि 5 मेंबर होते हैं, ठीक है। ये 5 के 6 हो गए दोनों सदनों के मिला के। तो यहाँ पे बात की जाए प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति। अब यहाँ पे बात की जाए तो राज्यसभा के सभापति जो कि पदेन सभापति होते हैं, राज्यसभा के सदस्य नहीं होते, जिसका है वो ध्यान में रखना है। विपक्षी दल के नेता नहीं, दोनों सदनों के विपक्षी दल के नेता और केंद्रीय गृह मंत्री, ठीक है। उसके अलावा भी ये कि जैसे इनके अलावा भी अगर किसी को है शामिल करना है तो भारतीय जो मुख्य न्यायाधीश है CJS, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनकी है वो एडवाइस पर है वो उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के किसी मुख्य न्यायाधीश की वो नियुक्ति भी हो सकती है, ठीक है। अब बात की जाए कार्यकाल, ठीक है। तो अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल की बात की जाए तो कार्यकाल हो जाएगा 5 वर्ष या 70 वर्ष,
यानी इनमें से जो भी पहले कंप्लीट होगा उसके हिसाब से वो इनका कार्यकाल तय होगा। मान लीजिए उनका है वो 5 साल कंप्लीट नहीं हुआ लेकिन उम्र है वो 70 वर्ष हो गई है, तो ये वो पहले ही इनका कार्यकाल है वो समाप्त मान लिया जाएगा। ठीक है, इसमें ये चीज़ इंक्लूड कर लेना। कार्यकाल के बाद वह भारत व राज्य सरकार के अधीन, ठीक है, भारत व राज्य सरकार के अधीन किसी पद योग्य नहीं होंगे। ठीक है, किसी पद योग्य नहीं होंगे, इस चीज़ का है वो ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया कि कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष या 70 वर्ष। कार्यकाल के बाद है वो भारत सरकार राज्य सरकार के अधीन किसी भी पद पर योग्य नहीं होगा। अब यहाँ पे वो हटाने के प्रावधान क्या क्या है, किस प्रकार है वो हटाया जा सकता है, तो हटाने के आधार, ठीक है, हटाने के आधार ज़्यादातर हमने वो कल संघ लोक सेवा देखा था, उसकी है वो सिमिलर ही है, ज़्यादा कुछ इसमें है वो फर्क नहीं रहता है। तो सबसे पहले बात की जाए दिवालिया। ठीक है, अगर दिवालिया है तो उसको है वो इसके आधार पर हटाया जा सकता है। नियोजन, यानी कहीं और से भी है वो लाभ प्राप्त कर रहा है। ठीक है, तीसरा आ जाएगा मानसिक और शारीरिक रूप से असक्षम। मानसिक व शारीरिक रूप से असक्षम, मानसिक और शारीरिक रूप से असक्षम, पहला दिवालिया, नियोजन, मानसिक और शारीरिक रूप से असक्षम। अब फोर्थ की बात की जाए, ठीक है, फोर्थ हम देखते हैं, ठीक है, मानसिक और शारीरिक कारणों से, ठीक है, कार्य करने में असमर्थ हो, यह वो उसको है वो अस्वस्थ घोषित कर दिया गया। ठीक है, न्यायालय द्वारा, ठीक है, न्यायालय द्वारा अपराधोषित, ठीक है, तो उसके आधार पर ही है इसको हटाया जा सकता है। ठीक है, अब ये तो हो गए मेन आधार। उसके बाद अगर बात की जाए कि राष्ट्रपति इनको है वो कैसे हटा सकता है, ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा दुराचरण व असक्षमता के आधार पर हटाए जा सकते हैं। ठीक है, दुराचरण और असक्षमता के आधार पर हटाए जा सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ का ध्यान में रखना है। अब राष्ट्रपति इसमें क्या करेगा कि उच्चतम न्यायालय, ठीक है, राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति किसको भेजेगा, उच्चतम न्यायालय। ठीक है, राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय। ठीक है, उच्चतम न्यायालय के बाद में है वो राष्ट्रपति के पास में ये फिर रिपोर्ट भेजेगा, उसके बाद में इनके सदस्यों को है वो पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, मेनली ये प्रावधान है। अब बात करते हैं वेतन भत्ते। वेतन भत्ते, तो वेतन भत्ते कौन डिसाइड करता है, तो वेतन भत्ते और सेवा शर्तों का निर्धारण है वो केंद्र सरकार, ये है वो केंद्र सरकार द्वारा है वो तय किए जाते हैं। ठीक है, केंद्र सरकार द्वारा, और नियुक्ति के बाद में इनमें कोई भी अलाभकारी परिवर्तन है वो नहीं किया जा सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ का ध्यान में रखना है। अब हम मेनली पढ़ लेते हैं कि आयोग के कार्य क्या है। कार्य, ठीक है, तो मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों की जांच करना, मामलों की जांच करना। ठीक है, लेकिन इसमें ये अगर मामला उच्चतम न्यायालय में, ठीक है, मामला उच्चतम न्यायालय या न्यायालय में
तब भी थे, तब नहीं। ठीक है, तब इसको ये सलाह दे सकते हैं कि आप इस मामले को जल्दी से जल्दी ये करिए, बट ये नहीं है कि इसमें वो अपने हाथ में नहीं ले लेंगे। ठीक है, लेकिन इसमें है वो हस्तक्षेप कर सकते हैं। ठीक है, इसके भी ध्यान में रखना, हस्तक्षेप कर सकते हैं। ठीक है, पूरे तरीके से मामला अपने हाथ में नहीं ले सकते, लेकिन हस्तक्षेप करते हैं। और ये साधारणतः, ठीक है, साधारणतः 1 वर्ष के मामलों की जांच, साधारणतः वो 1 वर्ष के मामलों की वो जांच की जाती है। ठीक है, उसके बाद में ये होता है कि जेल व बंदी गृह, जेल व बंदी गृह का निरीक्षण करना। जेल व बंदी गृह का निरीक्षण करता है, वहाँ पे ये देखते हैं कि जो वहाँ पे जितने कैदी रह रहे हैं उनके वो कहीं मानवाधिकार का है वो उल्लंघन तो है वो नहीं हो रहा है। ठीक है, अब है वो सिफारिशें करना, संवैधानिक तौर पर विधिक उपबंधों व अन्य कार्यान्वयन हो सके, अन्य कार्यान्वयन। ठीक है, उनसे संबंधित है वो ये सिफारिश की जा सकती है ताकि हो सके कार्यान्वयन। ठीक है, उसके बाद देखते हैं मानवाधिकार उल्लंघन जैसे मुद्दों पर सलाह देना, जैसे आतंकवाद। ठीक है, आतंकवाद द्वारा है वो मानवाधिकारों की सुरक्षा की रक्षा नहीं की जाती, बल्कि उनका है वो हस्तक्षेप किया जाता है, उनका है वो उल्लंघन होता है। ठीक है, अब देखते हैं कि और कौन कौन से है। तो इसमें है वो शोध और आदि को है वो प्रोत्साहन करना, और कोई मान लो एनजीओ है, ठीक है, वो अगर मानवाधिकार से संबंधित कार्य करिए, ठीक है, मानवाधिकार संबंधित कार्य करिए, तो उनको है वो ये प्रोत्साहन देते हैं। ठीक है, उनको है वो और प्रोत्साहन देते हैं ताकि है वो मानवों के अधिकारों की रक्षा हो सके। ठीक है, उसके बाद में एक इनका काम होता है जागरूकता, जागरूकता फैलाना। ठीक है, इनके द्वारा वो जागरूकता फैलाई जाती है, जिसके कारण है वो और मानवाधिकार कार्यों को अच्छे से किया जा सके। ठीक है, और ये ऐसे कार्यों का है वो प्रचार भी करते हैं जिससे कि जो मानवाधिकारों के और बढ़ावा दे और गौरवपूर्ण है वो जीवन जीने का अधिकार दे। ठीक है, अब मान लेते हैं इसका काम कार्यप्रणाली, कार्यप्रणाली की बात की जाए तो ये होगी सलाहकारी प्रवृत्ति, सलाहकारी प्रवृत्ति, यानी ये खुद दंडित नहीं कर सकती, लेकिन दंड देने के लिए है वो और ज़्यादा है वो उसके लिए कहीं पे भी है वो, जैसे न्यायालय में है वो इसकी सिफारिश करना या अन्य जगह सिफारिश करना, सरकार द्वारा सिफारिश करना, तो उनसे संबंधित अगर जितनी भी है वो अंतरिम राहत पैदा करने की बात आती है तो इनमें है वो चीज़ की जाती है इनके द्वारा। ठीक है, लेकिन इनकी मेन प्रवृत्ति है वो इस चीज़ को है वो ध्यान में रखना है कि ये इनकी मेन प्रवृत्ति होती है वो सलाहकारी प्रवृत्ति होती है। अब बात करते हैं कि ये प्रतिवेदन किसको देते हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण है प्रतिवेदन। ठीक है, प्रतिवेदन है इनके द्वारा है केंद्र सरकार को है वो सौंपा जाता है। अगर कोई ऐसी बात हो मानवाधिकार से संबंधित तो इसमें होगा संबंधित राज्य को भी, संबंधित राज्य को भी, अगर वो उस राज्य से संबंधित है तो संबंधित राज्य को भी है वो ये प्रतिवेदन दिया जाएगा। ठीक है, तो ये है वो महत्वपूर्ण हमने देख लिए थे कि जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से संबंधित कौन कौन से प्रावधान है। एक बार हम जल्दी से रिकैप कर लेते कि हमने इस कौन कौन से वो महत्वपूर्ण प्रावधान देखे थे। सबसे पहले हमने बात की थी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। सबसे पहले हमने देखा था कि किस प्रकार का ये आयोग है। ठीक है, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग गैर संवैधानिक है, यानी इसका
जो गठन किया गया वो अधिनियम के तहत किया गया, ना कि मूल संविधान में किया गया। इसके लिए इसको है गैर संवैधानिक असंवैधानिक आयोग कहते हैं। और इसका गठन है वो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत है वो किया गया। ठीक है, उद्देश्य है कि मानव के अधिकारों की है वो रक्षा करना और समय समय पर इससे संबंधित है वो सलाह देना, जिससे कि और अधिक तरीके से वो काम कर सके। और अधिकारों को के अतिक्रमण हो तो सरकार को उसकी ओर है वो ध्यान आकर्षित करना या ध्यान दिलाना। ठीक है, अब इसकी वो संरचना कैसी है, तो संरचना में होगा बहुसदस्यीय संरचना है, एक सदस्य और 4 अन्य सदस्य होते हैं। और अगर कुल सदस्य संख्या या अध्यक्ष समेत वो सदस्य कितने होते हैं, तो 5 होंगे। और सिर्फ सदस्य संख्या पूछे तो वो 4 होगी, और अध्यक्ष समेत उसमें है वो 5 हो जाएंगे। अध्यक्ष पद पर है नियुक्ति किसकी होगी, तो हमने ये देखना है कि भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। अब यहाँ पे ये चीज़ को ध्यान रखना, सेवानिवृत्त ही अध्यक्ष बनेगा, कार्यरत अध्यक्ष नहीं बनेगा। ठीक है, और जो सदस्य होंगे उसमें कार्यरत और सेवानिवृत्त तो दोनों ही बन सकते हैं, उसमें कोई बाध्यकारी नहीं है। ठीक है, सदस्य 4 होंगे। पहला सदस्य उच्चतम न्यायालय का है वो न्यायाधीश होना चाहिए, कार्यरत या सेवानिवृत्त। लेकिन इसमें ध्यान रखना ये उच्चतम न्यायालय का है वो न्यायाधीश है, क्योंकि मुख्य न्यायाधीश तो यहाँ आ गया। अब उच्च न्यायालय का है वो मुख्य न्यायाधीश आएगा। ठीक है, सदस्य के तौर पर, भले ही वो कार्यरत हो या सेवानिवृत्त हो। ठीक है, तीसरे और चौथा सदस्य 2 सदस्य होंगे जो मानवाधिकार से संबंधित है वो अनुभव रखते होंगे, उनसे संबंधित है वो काम करने के। ठीक है, उसके बाद ये कहता है कि पदेन सदस्य कितने हैं, तो इसके राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग और अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग। ठीक है, नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और ये किसकी सलाह पर की जाती है, तो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गठित समिति की जाती है, उसके द्वारा है वो इसकी सिफारिश की जाती है। अब देखते हैं समिति, और समिति में सदस्य कौन कौन से। सबसे पहले बात की जाए प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा का उपसभापति, विपक्षी दल का नेता दोनों सदनों का, केंद्रीय गृह मंत्री। कार्यकाल की बात की जाए तो कार्यकाल 5 से 70 वर्ष होगा। ठीक है, और कार्यकाल के बाद वो भारत और राज्य सरकार का अधीन किसी पद के योग्य नहीं होंगे। ठीक है, अब देखते हैं हटाने का आधार कौन से, दिवालिया, नियोजन और मानसिक और शारीरिक रूप से अक्षम कार्य करने के लिए असक्षम हो। दूसरा वो अस्वस्थ घोषित कर दिया गया हो। ठीक है, न्यायालय द्वारा अपराध दोष सिद्ध के संबंध में, और वह राष्ट्रपति द्वारा दुराचरण और असक्षमता के आधार पर वो हटाए जा सकते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय को उससे संबंधित भेजेगा, उच्चतम न्यायालय द्वारा सिफारिश देने पर राष्ट्रपति द्वारा सदस्य और अध्यक्ष को हटा दिया जाता है। ठीक है, वेतन भत्ते केंद्र सरकार पर डिपेंड करते हैं, केंद्र सरकार द्वारा वो तय किए जाते हैं। कार्य मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों की जांच करना। अगर मामला उच्चतम न्यायालय अन्य न्यायालय में लंबित है तो उसमें ये केवल हस्तक्षेप कर सकते हैं, अपने हाथ में नहीं ले सकते। साधारणतः 1 वर्ष के मामलों की जांच की जाती है। जेल व बंदी गृह का भी निरीक्षण किया जाता है। सिफारिशें की जाती है संवैधानिक तौर पर विधिक उपबंधों और अन्य वो किन चीज़ों का कार्यान्वयन किया जा सके जिससे कि मानवाधिकारों की रक्षा हो सके। मानवाधिकार उल्लंघन जैसे मुद्दों पर सलाह देना, जैसे आतंकवाद और शोध और उसके प्रयासों में बढ़ावा देना। जो एनजीओ मानवाधिकार अधिकारों को वो प्रोत्साहन देते हैं, उनसे संबंधित काम करते हैं, उनके वो है इसके द्वारा है वो प्रोत्साहन दिया जाता है। जागरूकता फैलाने का भी काम किया जाता है। और कार्यप्रणाली की बात की जाए तो इनकी कार्यप्रणाली है वो सलाहकारी प्रवृत्ति की। प्रतिवेदन किसको दिया जाता है, तो प्रतिवेदन है वो केंद्र सरकार को, और प्रतिवेदन अगर किसी राज्य से संबंधित हो तो उससे संबंधित राज्य की राज्य सरकार को भी भेजा जाता है। ठीक है, तो ये है वो अपने प्रमुख प्रावधान देख लिए थे जो कि राष्ट्रीय मानवाधिकार से संबंधित है। और होपफुली ये लेक्चर भी पसंद आया होगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। और यहाँ पे डेली के है वो डेली करंट अफेयर के 2 सेशन होते हैं, एक में MCQ बेस्ड होता है, एक डिस्क्रिप्टिव होता है, और पॉलिटी अल्टरनेटिव डेज पे चलता है, और MCQ रिवीजन होता है जो कि हर संडे 12 बजे होता है। ठीक है, आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज पे फॉलो कर सकते हैं, और टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।